बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में द्रव्य के तापीय गुण का लेक्चर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रतिरोध के बारे में। लेकिन ऊष्मीय प्रतिरोध से पढ़ने से पहले एक टर्म हमको जानना है, वो है ऊष्मा प्रवाह की दर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा फार्मूला भी है, लेकिन ये आएगा तभी जब आपको ये पता होगा जो हमने आपको पिछले वाले जो वीडियो में पढ़ाया था हमने, कि अगर कोई क्षण है उसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। जैसे मान लो हमारे पास ये क्षण है एक, इसका एरिया है ए, अब ये मान चला सेम मोटाई की क्षण है, इसका एरिया कितना है ए है, इसकी लंबाई है एल। इसका अगर एक सिरा पकड़ दिया है तो इसका ताप हो जाता है θ1, इसका ताप हो जाता है θ2, ठीक है। और जिस पदार्थ की क्षण बनी उसका ऊष्मा चालकता गुणांक है k। तो 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है, ये हम लोग पिछले वाले टॉपिक पढ़ चुके हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक में कितना निकला था, Q का जो मान था यानी उसमें प्रवाहित होने वाले ऊष्मा का फार्मूला क्या निकला था, Ka θ1 माइनस θ2 T/L। ये फार्मूला हम लोग पिछले वाले पढ़ चुके। 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है, ठीक है। अगर ये याद है फार्मूला तो इसके आगे आज हम लोग चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये फार्मूला हमारा कब यूज करना है, जब 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा निकालनी हो तब। लेकिन अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा चाहिए, इसी क्षण में 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है, अगर ये टर्म अगर हमको जानना है तो उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर। इसका ऊष्मा प्रवाह की दर का दूसरा नाम होता है हम लोग ऊष्मीय धारा भी कहते हैं। इसको कहा जाता है हीट करंट, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होती है उस तरीके से हीट करंट भी होती है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या प्रवाहित होता है, आवेश। यहां पर क्या प्रवाहित होती है, धारा, सॉरी, इसमें क्या प्रवाहित होती है, ऊष्मा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो ऊष्मा के प्रवाह में 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय धारा या ऊष्मा प्रवाह की दर। आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ये पूछ रहे ऊष्मीय धारा का क्या मतलब है तो आप बता सकते हैं ऊष्मीय धारा का मतलब होता है ऊष्मा प्रवाह की दर। लेकिन अगर ऊष्मा प्रवाह की दर पूछी जाए तो क्या मतलब बताएंगे, किसी क्षण में 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है उसे उस क्षण में ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं। उसकी डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी चालक क्षण में प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा को उस क्षण में ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं। इसे H से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब फार्मूला पता है कि जब 30 सेकंड में Q ऊष्मा प्रवाहित होती है तो 1 सेकंड में कितनी होगी, इसे डिवाइड करना पड़ेगा ऊष्मा में, यानी आप H का जो फार्मूला लिख सकते हैं, ऊष्मा प्रवाह की दर जो होगी किसके बराबर हो जाएगी, Q/T की। ये बात समझ आई। अब जरा ये यहां से Q का मान ये वाला अगर रखा जाए यहां तो H का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा Ka θ1 माइनस θ2 T/L। और ये अपॉन ये T है, पहले से Q का मान हमने इतना रखा और T ये वाला आ गया है, T से T क्या होगा, मर जाएगा। तो H इक्वल टू क्या बचा, Ka θ1 माइनस θ2 L। ये जो फॉर्मूला निकल करके आया है इसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर या ऊष्मीय धारा कहा जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू इस वाले फॉर्मूले की Q के, ठीक है ना। तो इसका यूज हम लोग ज्यादा करेंगे। और अगर ये अगर H निकाल लिया तो Q हम लोग H इक्वल टू Q/T से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम ये निकालना चाहें तो इसका मतलब है कि अगर H पता है तो Q कैसे निकल आएगा, Q का मान हम लोग निकाल सकते हैं Q इक्वल टू H इंटू T से। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला मेन वाला फार्मूला आपको याद रखना है। बाकी तो फार्मूले हम अपने आप से कुछ बना भी सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर। अब जरा ऊष्मा प्रवाह की दर की मात्रा की अगर बात कर रहे हैं, H का मात्रक क्या होगा, यहां लिखो H का मात्रक, H मतलब ऊष्मा प्रवाह की दर, H का मात्रक क्या हो जाएगा। आप इस मेन वाले फार्मूले से मात्रा लिखो कि ये Q ऊष्मा है, ऊष्मा मात्रा क्या होता है, जूल।
तो जूल प्रति सेकेंड। अगर कैलोरी लिख सकते हैं तो कैलोरी लिख लीजिए, कैलोरी पर सेकंड भी हो जाएगा। तो जूल प्रति सेकंड तो एच का मात्रक हो जाता है। एच का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एच का विमीय सूत्र बताओ। अब ये ऊर्जा की विमा यानी जूल की विमा क्या होगी? mL²T-2 और समय की क्या विमा हो जाएगी? T। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? mL²T-3। ये इसकी विमा हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग ये तो जान गए कि उष्मी धारा का क्या मतलब है, ठीक है ना। उष्मी धारा मतलब उष्मा प्रवाह की दर। उष्मा प्रवाह का मतलब क्या है? किसी क्षण में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली उष्मा को उष्मा प्रवाह की दर कहते हैं। किसी क्षण में 1 सेकंड में कितनी उष्मा प्रवाहित हो रही है उसे उष्मा प्रवाह की दर कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग ऊष्मा मतलब आवेश से मतलब है। अगर कंपेयर कराना है आवेश और ऊष्मा के बीच में तो ऊष्मा मतलब आवेश, एकदम समतुल्यता दोनों में देखनी है। तो एकदम बराबर नहीं है, ऊष्मा अलग चीज है, आवेश अलग है। लेकिन अगर उनमें अगर समतुल्यता का अगर मतलब कंपेयर करें इसको कह सकते हैं कि तब ये पता चलता है कि जो काम विद्युत धारा में आवेश का है वही काम हीट वाले टॉपिक में वो ऊष्मा का होता है, ठीक है ना। तो ऊष्मा और आवेश एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, ठीक है ना। जैसे जिस प्रकार से आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। उसी प्रकार से ऊष्मा प्रवाह की दर हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय धारा। बात क्लियर हो रही? तो ये आपको कंपैरिजन कराना है ताकि जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मीय प्रतिरोध का वो बात समझ में आए। तो इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हेडिंग लगाते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध की। तो ऊष्मीय प्रतिरोध का कंपैरिजन अगर विद्युत प्रतिरोध से किया जाए तो परिभाषा ज्यादा समझ में आएगी। कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है R = विद्युत प्रतिरोध को हम लोग सिंपल में क्या लिखते हैं? RE लिख देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोध ये इसका फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? ΔV/I। ये तो लिखा जाता है विभवांतर बटे धारा, ये फार्मूला होता है। अगर जरा कंपैरिजन अगर कराते हैं तो इसका मतलब देखो, जैसा कि हम जानते हैं विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश का प्रवाह कब होता है? जब विभवांतर होता है तब, ठीक है ना। जब विभवांतर होगा दो बिंदुओं के बीच तभी आवेश का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह कब होता है? ऊष्मा प्रवाह कब होता है? जब दो स्थानों पर तापांतर होता है। अगर दोनों जगह ताप समान है तो ऊष्मा एक जगह दूसरी जगह नहीं जाती है। ऊष्मा प्रवाहित होने की क्या शर्त होती है? तापांतर होना आवश्यक है। एक जगह का ताप ज्यादा, एक जगह का ताप कम। तो ऊष्मा कम ताप से ज्यादा, कम ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर स्थानांतरित होती है। तो अगर हम यहाँ पर बीच जगह इसकी जगह विभवांतर और तापांतर दो अलग चीजें हो गई। ये θ1 माइनस θ2 हम लोग तापांतर लिखते हैं, जिसको लिखा जाता है डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे विभवांतर हम लोग क्या लिखते हैं? V1 माइनस V2 अपॉन I। उसी प्रकार से θ1 माइनस θ2 इक्वल टू हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा। ने क्या हो गया? तापांतर। और बटे यहां पर क्या है? धारा है। धारा मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा यहाँ क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहाँ पर इसमें यहाँ नीचे क्या होना चाहिए? ऊष्मीय धारा। ये क्या है? I विद्युत धारा। यहाँ पर क्या होगा? ऊष्मीय धारा यानी ऊष्मा प्रवाह की दर। ये ऊष्मा प्रवाह की दर, ये आवेश प्रवाह की दर। और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर H आ जाएगा। तो जरा ये कंपेयर करो, विभवांतर बटे आवेश प्रवाह की दर, तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर। तो विभवांतर बटे आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत प्रतिरोध। इसका नाम क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। और जब हम तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऊष्मीय प्रतिरोध। ये बात समझ में आ गई? यानी कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक दूसरे के समतुल्य जैसे हैं, ठीक है ना। तो अब परिभाषा भी हम लोग इसी से लिखते हैं कि अगर ऊष्मीय प्रतिरोध लिखना है तो इसका मतलब क्या है
कि अगर स्थायी अवस्था, क्षण की स्थायी अवस्था पता है कि जब क्षण का कोई भाग ऊष्मा का शोषण नहीं करता है तो कहा जाता है कि क्षण स्थायी अवस्था में हो गई है, ठीक है ना। तो स्थायी अवस्था में अगर कोई क्षण है तो तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर का जो अनुपात होता है उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। तो आप परिभाषा हमने क्या लिखी है, देखो, स्थायी अवस्था में क्षण के सिरों के बीच तापांतर तथा उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर h के अनुपात को उस क्षण का ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करेंगे, RH भी लिख सकते हैं। अगर दोनों चीजें एक साथ लिख रहे हैं तो आप सिंपल आपको RH या RE लिखना है। मतलब विद्युत प्रतिरोध, H मतलब ऊष्मीय प्रतिरोध, अगर सफिक्स में लगा रखा है तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमको जो कि इसके बारे में नहीं पढ़ना है, आप कंपेयर करा करके इसकी परिभाषा बनानी थी। तो आप परिभाषा से सूत्र क्या लिखेंगे ये जरा समझो। परिभाषा समझ में आ गई कैसे, यानी तापांतर बटे आवेश, तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर, ये होता है हमारा ऊष्मीय प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर बटे आवेश प्रवाह की दर, जिसको लोग विद्युत धारा भी कहते हैं, के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मीय प्रतिरोध का सूत्र क्या लिखेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू θ1, R इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 बटे H। ये मेन फार्मूला है ऊष्मीय प्रतिरोध का। और ये ऊष्मीय प्रतिरोध उसी तरीके से काम करता है जैसा विद्युत प्रतिरोध काम करता है। विद्युत प्रतिरोध काम तो आप लोग पता होगा, विद्युत प्रतिरोध मतलब क्या होता है, जो पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में यानी आवेश के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करे उसको हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। इसी प्रकार से जब ऊष्मा के प्रवाह में रुकावट करने वाला जो गुण होता है पदार्थ, उसे कहते हैं हम लोग ऊष्मीय प्रतिरोध। तो वो एक दूसरे के से काफी कुछ मिलते जुलते हैं, इस वजह से आपको कंपेयर करके इसको तैयार करने में आसानी रहेगी। अगर हम H का मान अभी हम निकाला था, H का मान क्या निकला था, H इक्वल टू था यानी Q/T लिखा था, और Q का मान जब लगाया था KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L, ये तो था फार्मूला H का। ये जरा H की वैल्यू अगर यहाँ लगाई जाए तो देखो क्या फार्मूला निकल करके आता है, θ1 माइनस θ2 अपॉन H की वैल्यू लगाना है तो KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L। तो L कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ से देखो θ1 और θ2 ये कट जाएगा पूरा, R इक्वल टू क्या आ गया, L अपॉन KE। ये चीज यहाँ से क्लियर होती है कि ये इसका मतलब है कि ये फार्मूला R का एक और आ गया, उसी प्रतिरोध का फार्मूला एक और आ गया। एक मेन परिभाषा फार्मूला है तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर, एक फार्मूला है लंबाई बटे ऊष्मा चालकता गुणांक और उस क्षण का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है। तो इस सूत्र, ये सूत्र क्या बताता है कि जो ऊष्मीय प्रतिरोध का मान है वो क्षण की लंबाई के अनुपाती है, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के विरुद्ध अनुपाती है। क्षण जितनी ज्यादा मोटी होगी उसका ऊष्मीय प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और के का मान जिसका ज्यादा होगा, जो ऊष्मा चालकता गुणांक जिसका ज्यादा होगा उसका R का मान कम होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना है कि ऊष्मीय प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एग्जाम में अगर आ जाता है एक नंबर में तो आपको लिखना है ऊष्मीय जो प्रतिरोध है वो क्षण की लंबाई के अनुपाती होता है, ऊष्मीय प्रतिरोध क्षण के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और तीसरा क्षण के पदार्थ के ऊष्मा चालकता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका ऊष्मा चालकता गुणांक ज्यादा होगा वो ऊष्मा का उतना ही ज्यादा अच्छा चालक होगा, और जब ज्यादा होगा तो उसमें तो क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी रुकावट कम उत्पन्न करेगा वो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां से आप बात कर लेते हैं हम लोग मात्रक की, R का मात्रक क्या होगा, ये ऊष्मीय प्रतिरोध का मात्रक, ऊष्मीय प्रतिरोध का मात्रक, चलो बताओ भाई, सूत्र देख करके बताओ। इस वाले सूत्र से आपको मात्रक लिखना है, यहां से लिख सकते हैं। अब K का मात्रक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको यहां से नहीं लिखेंगे, यहां से लिखना आसान रहेगा। यहां से लिखेंगे तापांतर है, मात्रक क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तापांतर मात्रा हो गया, इसका मात्रक क्या बताया हमने, जूल प्रति सेकंड। तो सेकंड कहां जाएगा ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड प्रति जूल। ताप का मात्रक और ऊष्मा प्रवाह की दर का मात्रक लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड प्रति
जूल। ये तो आएगा ना। तो विमा क्या हो जाएगी इसकी, आर की, आर का विमीय सूत्र, आर का विमीय सूत्र क्या होगा, सूत्र से आप इस मात्रक से भी लिख सकते हैं विमा, मात्रक से लिखेंगे तो टी समय की विमा हो गई, और टेम्परेचर क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा से, और ये ऊर्जा है जूल का मात्रक, यहाँ ऊर्जा का मात्रक जूल लिखा तो ऊर्जा की विमा क्या ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर ml²T-2। तो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, m की घात -1 और l की घात -2, t की घात 3 और थीटा। ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, l की घात m की घात -2, l की घात m की घात -1, l की घात -2, t की घात 3 थीटा। तो ये इस तरीके से ये इसकी विमा हो जाएगी। ये हम इतनी बात आपको जानना है ऊष्मीय प्रतिरोध के बारे में, इसका फार्मूला, इसकी परिभाषा और किन किन बातों पर ऊष्मीय प्रतिरोध निर्भर करता है। आप कंपेयर करा सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध से कंपेयर कराएं तो आर का मान किस पर निर्भर करता है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है किस पर निर्भर करता है, रो एल अपान ए पर। ये तो है ना, फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए होता है विद्युत प्रतिरोध का, यानी लंबाई के अनुपात जितना ज्यादा लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। और ये विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध ये पदार्थ का अपना गुण है, उसी प्रकार से यहाँ पर के जो है ये पदार्थ का गुण है, बाकी एल अपान ए तो इसमें भी है, एल अपान ए इसमें भी है, ये पदार्थ का गुण तो यहाँ भी पदार्थ का गुण। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। इसका ये मतलब हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध जिस पदार्थ का ज्यादा होगा उसका ऊष्मीय प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। लंबाई इसकी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, मोटाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यहाँ पर भी लंबाई जितनी ज्यादा ऊष्मीय प्रतिरोध उतना ही ज्यादा, मोटाई जितनी ज्यादा ऊष्मीय उतना ही कम, और ऊष्मा गुणांक जितना ज्यादा ऊष्मीय प्रतिरोध उतना ही ज्यादा कम। इसमें रो और के ये दोनों अलग अलग पोजीशन पर है, इस वजह से उल्टा इसका प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से आप ये ऊष्मीय प्रतिरोध की परिभाषा, इसका सूत्र, इसका मात्रक, इसकी विमा, ये सब कुछ हम आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।